रविवार का दिन और सुबह का वक्त था। घड़ी में 9 बज रहे थे। राजेश अपने पिता घनश्याम जी के साथ नाश्ता कर रहा था। उसे अपने पिता के साथ दुकान के लिए निकलना था। राजेश की पत्नी अनुपमा रसोई में गरम गरम पराठे बनाकर उनको परोस रही थी। वह एक स्कूल में टीचर का जॉब करती थी, पर शादी के बाद सासू माँ ने जॉब छुड़वा दी, जबकि उसकी माँ बबीता जी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। राजेश की शादी अनुपमा से 5 महीने पहले ही हुई थी। जब से राजेश की शादी हुई है, घर की जिम्मेदारी बहू अनुपमा को सौंपकर बबीता जी अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रही है। अब वह सुबह लेट उठती है और अपना थोड़ा बहुत काम करके टीवी चालू करके बैठ जाती है। यहाँ तक कि नाश्ता और खाना भी अपने कमरे में ही करती है। राजेश की एक बहन है अलका, कॉलेज में पढ़ती है, पर वो अभी तक सो रही है। उसकी इच्छा होती है तो कॉलेज जाती है, नहीं तो सेल्फ स्टडी के नाम पर ही घर पर रुक जाती है और अपने कमरे में घंटे लैपटॉप या मोबाइल के सामने बिता देती है। खैर, घनश्याम जी और राजेश नाश्ता कर रवाना हो जाते हैं और अनुपमा प्लेट लगाकर अपनी सासू माँ बबीता जी को नाश्ता देने उनके कमरे में जाती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो अनुपमा ने जाकर दरवाजा खोला। सामने उसके पापा और छोटी बहन सिया खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर अनुपमा खुश हो गई और उन्हें घर में लेवा लाई। उसके पापा ने अपने साथ लाई हुई फलों की टोकरी और एक साड़ी अनुपमा को पकड़ाई तो अनुपमा ने कहा, पापा यह सब लाने की क्या जरूरत थी। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे ससुराल आया हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना आता। तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मुझ में जितनी समझ थी मैंने उतना कर लिया। अनुपमा ने वह फलों की टोकरी और साड़ी हॉल में ही रख दी और उन्हें बिठाकर पानी सर्व किया। उसके बाद बबीता जी को बुलाने कमरे में गई। मम्मी जी, मेरे पापा और सिया आए हैं। सुबह सुबह तुमने बताया नहीं कि वे लोग आने वाले हैं। बबीता जी के प्रश्न से अनुपमा चुप हो गई। ऐसी सुबह सुबह बेटी के घर कौन आता है, वह भी बिना फोन किए। अनुपमा ने कहा, मम्मी जी मुझे नहीं पता, शायद यहाँ किसी जरूरी काम से आए होंगे, नहीं तो पापा बिना फोन किए किसी के घर नहीं जाते। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं नाश्ता खत्म करके आ रही हूँ। बबीता जी ने अपना नाश्ता जारी रखा और अनुपमा चुपचाप बाहर आ गई। अपने पापा से कुछ देर बात कर वो रसोई में चाय बनाने चल दी। चाय भी बना कर ले आई और पापा ने चाय पी भी ली, लेकिन बबीता जी अभी तक कमरे में से निकलकर नहीं आई। आखिर अनुपमा के पापा ने कहा, बेटा मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ, किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। अगर लेट हो गया तो क्लाइंट निकल जाएगा। मैं समधन जी से वापस आकर मिल लूँगा। तब तक सिया यहीं तुम्हारे पास है। दोनों बहनें जी भर के बात करो। वैसे भी तुमसे मिलने के लिए जिद करके यहाँ आई है। ठीक है पापा, आप अपना काम निपटा लीजिए। मम्मी जी से पापा आप शाम को भी मिल सकते हो। अनुपमा ने कहा तो उसके पापा वहाँ से चले गए। उनके जाने के 20 मिनट बाद बबीता जी निकलकर बाहर आई तो सिया और अनुपमा साथ बैठकर बातें कर रही थी। एक नज़र उन्होंने फलों की टोकरी और उस साड़ी पर डाली, फिर अनुपमा और सिया की तरफ देखा। उन्हें देखते ही दोनों खड़ी हो गई और सिया ने हाथ जोड़कर बबीता जी को नमस्कार कहा। अरे तुम्हारे पापा कहाँ गए, मुझे तो मिले ही नहीं। अनुपमा ने बात संभालते हुए कहा, मम्मी जी पापा कोई जरूरी काम से गए हैं, आते समय आपसे मिल लेंगे। हाँ भाई, पहले के लोग तो अपने समधी समधन से मिले बगैर इधर से उधर नहीं हो सकते थे। पहले का वक्त ही कुछ और था, पर आजकल नया जमाना है। खैर कोई बात नहीं। और सिया से बातें करने लगी। काफ़ी देर तक इधर उधर की बात करते करते वो सिया से बोली, अरे बेटा तुम्हारा यह सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा। सिया ने भी खुश होते हुए कहा, यह सूट मेरे जन्मदिन पर जब अनुपमा दीदी और जीजा जी घर पर आए थे तो उन्होंने ही मुझे यह सूट दिलाया था। आपको अच्छा लगा। सच में मेरी दीदी और जीजा जी की चॉइस तो बहुत अच्छी है। सभी को यह सूट पसंद आया। सिया की बातें सुनकर बबीता जी के चेहरे पर कई हाव भाव आकर चले गए। अनुपमा वहीं बैठे बैठे उनके चेहरे के हाव भाव नोटिस कर रही थी, पर कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद ननद आ गई। सिया को देखकर वह मुंह बनाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोली, अरे आज इतनी सुबह सुबह कैसे, घर में कुछ काम नहीं था क्या, या फिर चाय पत्ती खत्म हो गई थी। उसकी इस बात पर बबीता जी हंसने लगी और सिया ने नेहा की तरफ देखा। उसे इस तरह अनुपमा की तरफ देखता हुआ देखकर बबीता जी बोली, अरे सिया बुरा मत मानना, अलका की तो आदत ही है मजाक करने की। उनकी बातें सुनकर सिया हल्की सी मुस्कान लेकर सोफे पर बैठ गई, पर अनुपमा को यह बात अच्छी नहीं लगी तो उसने कहा, अलका हमारे घर में कौन सी भाभी बैठी है जो घर का काम कर लेगी। सिया सिर्फ अपनी दीदी से मिलने आई है तो घर का काम तो करके ही आई होगी। वैसे भी हर काम में निपुण है मेरी बहन।
पता है सुबह के 5 बजे उठ जाती है। अनुपमा की बात सुनकर बबीता जी और अलका दोनों का मुंह बन गया और अलका ने कहा, इससे मुझे क्या, मुझे भूख लग रही है, मेरा नाश्ता लगा दो। उसकी बात सुनकर अनुपमा रसोई में गई तो सिया भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। अनुपमा ने गरम गरम पराठे बनाए और अलका को सर्व कर दिए। अलका के नाश्ता करने के बाद अनुपमा ने अपने और सिया के लिए नाश्ता बनाया और दोनों नाश्ता लेकर अनुपमा के कमरे में आ गई। जब दोनों नाश्ता कर रही थी तब बबीता जी कमरे में आई तो अनुपमा ने पूछा, कुछ चाहिए था मम्मी जी? अरे नहीं नहीं, मैं तो अपना चश्मा देखने आई थी, मिल ही नहीं रहा। उनकी बात सुनकर अनुपमा मुस्कुरा दी और अपना नाश्ता करने लगी। जितनी देर सिया घर पर रही बबीता जी किसी न किसी बहाने अनुपमा के कमरे में आती रही। अनुपमा को सब कुछ समझ में आ रहा था, पर अपनी बहन के सामने क्या तमाशा करती। 2 घंटे बाद अनुपमा के पापा आ गए तो जाते समय अनुपमा ने अपने पर्स में से 500 रुपये निकाले और बाहर हॉल में आकर सिया के हाथ में रख दिए। बबीता जी को यह बात नागवार गुजरी। उसके पापा के जाने के बाद बबीता जी बोली, अरे वाह बहू रानी, बहुत पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास। क्या जरूरत थी अपनी बहन को 500 रुपये देने की? 10-20 रुपये उसके हाथ में रख देती तो वैसे ही खुश हो जाती। मम्मी जी, सिया मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे ससुराल आई है, अच्छा लगता क्या 10-20 रुपये देना? हाँ, खुद तो बड़े अमीर घराने की बेटी है ना। क्या लेकर आए तेरे पापा? एक फलों की टोकरी और तेरे लिए साड़ी, और मुझे क्या देकर गए? ये 500 रुपये का लिफाफा। अरे मेरी बेटी भी तो घर पर ही थी, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं रखा। देखिए मम्मी जी, मेरे पापा में जितनी समझ थी उन्होंने इतना कर दिया। अलका एक बार भी बाहर आकर मेरे पापा से नहीं मिली तो भला मेरे पापा को कैसे पता चलता है कि वह घर में है? उसकी बात सुनकर बबीता जी बोली, बहू बेवजह की बकवास मत कर मुझसे। तू धन्नो सेठानी अपनी बहन के जन्मदिन पर सूट खरीद कर देकर आ गई, किससे पूछकर तूने ऐसी हरकत की? तेरी तो नीयत ही खराब है। हमारे यहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता जो तुम लुटाती फिर रही हो अपनी बहन पर। मम्मी जी, मेरी बहन को देने के लिए मैंने पैसे आपसे नहीं लिए, फिर आप बेवजह बात क्यों पकड़ कर बैठी है? अनुपमा का ऐसा कहते ही बबीता जी को गुस्सा फूट पड़ा। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। आने दिया आज राजेश को, फिर बताती हूँ। मेरे घर को मुफ्त में लुटने नहीं दूंगी। तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सिर पर चढ़कर नाचो। बड़बड़ाती हुई बबीता जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। पूरे दिन उन्होंने अनुपमा से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी नहीं खाया। अनुपमा बहू थी तो उसका फर्ज था, इसलिए अपना फर्ज समझकर थाली लगाकर कमरे में रख आ गई और एक बार जरूर कहा, मम्मी जी खाना खा लो। लेकिन जब बबीता जी ने उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो उसने भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। इस बार अनुपमा ने भी बार बार जाकर उनसे नहीं पूछा कि वो खाना खा रही है या नहीं। शाम के समय भी चाय नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई, पर तब भी उन्होंने दूसरी तरफ कर लिया। अनुपमा चाय नाश्ता वहीं उनके कमरे में रखकर आ गई और अपनी चाय लेकर चाय पीने लगी। बबीता जी यह देखकर मन ही मन मुनमुनाती रही, लेकिन वह सास थी, नाक से ऊंची थी, इसलिए बहू से कैसे बोलती। पर इस बार अनुपमा ने अपना दिमाग लगाना ही नहीं समझा। दोपहर का खाना, चाय नाश्ता सब कुछ उनके कमरे में रख कर आई। एक बार जरूर बोला पर नहीं खाई। जब उनकी बेटी को ही इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर वह तो बहू थी। खैर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को जब राजेश और घनश्याम जी आए तो बबीता जी मुंह फुलाए हॉल में आकर बैठ गई। घनश्याम जी और राजेश हाथ मुंह धोकर बाहर हॉल में लगी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और अनुपमा को आवाज़ लगाते हुए बोले, अरे बहू फटाफट से खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। अनुपमा ने गरम गरम रोटियां सेक कर राजेश और घनश्याम जी के लिए खाना लगा दिया। अभी घनश्याम जी ने एक निवाला मुंह में ही लिया था कि बबीता जी अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए जोर से बोली, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, सबको सिर्फ अपनी भूख मिटाने से मतलब है। अभी मेरी यह कदर है तो भला आगे तो क्या उम्मीद करूं? मैंने सुबह सिर्फ नाश्ता किया है, मेरी भूख किसी को नहीं दिखती। अरे बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई है। इस घर के सदस्यों के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी स्वाहा कर दी, उन्हें ही मेरी परवाह नहीं। घनश्याम जी का हाथ खाना खाते खाते ही रुक गया। वही राजेश इशारे से अनुपमा से पूछने लगा कि आखिर बात क्या है। अनुपमा ने भी इशारे से ही बोल दिया कि इन्हीं से पूछ लो। तभी घनश्याम जी ने पूछा, अरे क्या बात है श्रीमती जी, क्यों परेशान हो रही हो और खाना क्यों नहीं खाया? जब तक मैं बोलूँगी नहीं तुम लोगों को मेरी परवाह नहीं। एक बार पूछ तो लेते कि खाना खाया है या नहीं। अरे रोज हमारे आने के पहले तुम खाना खा लेती हो तो फिर क्या पूछना है? घनश्याम जी की बात सुनकर बबीता जी अपने पल्लू से अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ मुझे कोई क्या पूछेगा,
यहाँ बहू भी मनमानी करती है और तुम लोग भी। अरे मैं ना रहूं तो यह घर कब का नीलाम हो जाए। बबीता जी ने रोते रोते फिर वही सारी बातें दोहरा दी कि कैसे अनुपमा ने उनसे पूछे बिना अपनी बहन सिया के हाथ में 500 रुपये रख दिए। यहाँ तक कि सिया के जन्मदिन पर राजेश और अनुपमा उसे नया सूट खरीद कर भी दे आए। अरे तो क्या हो गया श्रीमती जी, आखिर सिया भी तो बेटी जैसी ही है। जैसे हमारी अलका वैसे ही सिया, उसे खाली हाथ थोड़ी ना भेजते। और उसे इतना सा देकर तुम्हारे घर में कौन सा टोटा पड़ गया जो तुम इतना हंगामा कर रही हो। बबीता जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि घनश्याम जी अनुपमा का पक्ष ले लेंगे, पर अपनी बात नीची होती देखकर बबीता जी बोली, अरे मेरा घर लुटाने के लिए नहीं है। इनके जैसे अपना घर लुटाती ना तो आज घर बसाकर बैठी ना होती। और मेरी अलका की तुलना इसकी बहन से मत ही करो। मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं है। अगर ऐसे ही लुटाना है तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। मुझे नहीं रहना इस घर में, क्योंकि मैं मेरे घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। उनकी बातें सुनकर घनश्याम जी सकते में आ गए और खाने की थाली से उठ खड़े हुए। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, छोटी सी बात को रबड़ की तरह क्यों खींच रही हो। आखिर ये भी इस घर की बहू है, इस परिवार की ही सदस्य है, फिर यह हरकत क्यों। मुझे नहीं पता, पर मेरे घर में इसकी मनमानी नहीं चलेगी। यह घर मेरा है, इसका नहीं। ये मायके से नहीं लाई थी इस घर को। मेरा घर इसकी बहन बेटियों पर लुटने के लिए नहीं है। कह दिया जो कह दिया, बस। बबीता जी अपने कमरे में चली गई। घनश्याम जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। राजेश को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर कहे क्या। इतनी छोटी सी बात को बबीता जी पकड़ लेंगी, इसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। अनुपमा ने घनश्याम जी को परेशान होता देखकर कहा, पापा जी आप परेशान ना हो, आप मम्मी जी को खाना खाने के लिए कहिए। आगे से मैं सोच समझकर ही कदम उठाऊंगी। पर बहू यह तो सरासर मनमानी है, यूँ जबरदस्ती किसी को बांधकर तो नहीं रखा जा सकता। पापा जी आपको मुझ पर भरोसा है ना, बस वही काफ़ी है। और रही बात मम्मी जी को समझाने की, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें यह बात कैसे समझाई जाए। मैं यह बात उन्हें ज़रूर समझाऊंगी, वो भी बड़े प्यार से, पर लड़ झगड़ कर नहीं। आखिर बहू तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इस तूफान को तुम झेल पाओगी। पापा जी यकीन मानिए मैं सब कर लूँगी। अभी फ़िलहाल तो आप मम्मी जी को संभालिए। अनुपमा के आश्वासन देने के बाद घनश्याम जी बबीता जी के पास कमरे में चले गए। राजेश अनुपमा के पास आकर खड़ा होकर उसे देखने लगा। आखिरकार घनश्याम जी अनुपमा के समझाने के बाद कमरे में जाकर बबीता जी को समझाते हैं। उसी समय अनुपमा कमरे में खाना लेकर आई और सासू माँ को खाना रखते हुए बोली, मम्मी जी नाराज़गी छोड़िए और खाना खा लीजिए। आइंदा से मैं अपनी किसी भी बहन बेटी को कुछ नहीं दूंगी और ना ही आपके बेटे से देने के लिए कहूँगी। यह घर आपका है और आपका ही रहेगा। मैं इस घर पर कोई हक नहीं जताऊंगी, इस बार माफ़ कर दीजिए। कहकर अनुपमा कमरे से बाहर निकल गई तो घनश्याम जी ने कहा, देखो इतनी अच्छी बहू कहाँ मिलेगी तुम्हें जो इतनी आसानी से माफ़ी मांग कर चली गई। कोई और होती ना तो आज इस घर में हंगामा ही हो चुका होता और तुम शायद वृद्धाश्रम में ही बैठी होती। कोई बहू इतने नखरे पसंद नहीं करती। हाँ तुम्हारी ही बहू अनोखी है, ज़्यादा से चढ़ाने की जरूरत नहीं है। कहकर बबीता जी खाने की थाली अपने पास सरकाई और खाना खाने लगी। आखिर आज उनकी जीत हुई है, बहू को उसकी औकात दिखा दी थी उन्होंने। इधर जब अनुपमा कमरे में आई तो राजेश उससे बोला, माफ़ कर दो अनुपमा, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है जो तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। पर यहाँ मम्मी गलत है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कह पाया। जब वह पापा की ही नहीं सुन रही थी तो मेरी क्या सुनती। राजेश की बात सुनकर अनुपमा मुस्कुराकर बोली, आप क्यों बात दिल पर ले रहे हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अरे ऐसे कैसे संभाल लोगी, पूरी जिंदगी इसी घर में इसी मम्मी के साथ बितानी है। कैसे, बस तुम देखते जाओ, जब मौका मिले तो मेरा साथ दे देना। कहकर अनुपमा अपने कामों में लग गई। वही राजेश उसे देखकर हैरान था। वक्त यूं ही बीत रहा था। आज अलका का जन्मदिन था। बबीता जी बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपने मायके के परिवार वालों को और ननंद के परिवार वालों को खाने पर आमंत्रित किया था। हाँ, अनुपमा से उसके घर पर भी फ़ोन करने को कहा था, पर उसने फ़ोन ही नहीं किया और ना ही किसी से कुछ बोला। शाम का खाना सबका यहीं बनना था, क्योंकि सुबह अलका अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने बाहर जाने वाली थी। बबीता जी ने खाने में क्या क्या बनने वाला है वह सारा मेनू डिसाइड कर अनुपमा को बता दिया। साथ ही एक लिस्ट तैयार कर राजेश को पकड़ाते हुए बोली, राजेश फटाफट ये सामान ले आओ ताकि कुछ तैयारी तो दिन में ही हो जाए और शाम को कोई कमी ना रहे। राजेश ने दुकान पर जाते समय वह पर्ची दुकान वाले को दे दी, जो आधे घंटे में वह सामान घर पर पहुंचा आया।
अनुपमा ने भी फटाफट सुबह का काम निपटाया और हॉल के पर्दे बेडशीट बदलकर शाम को खाने की तैयारी में लग गई। शाम के 4 बजे अनुपमा ने मूंग का हलवा, गुलाब जामुन, दही बड़े, मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी, मिक्स वेजिटेबल तैयार करके रख दिए। साथ ही आटा भी गूंथकर तैयार कर लिया। पूरी तो मेहमानों के आने के बाद बननी थी। बबीता जी आकर बस 2-3 बार चेक कर कर गई थी कि काम सही से हुआ है या नहीं। बाकी कोई लेना देना नहीं था कि अनुपमा अकेले काम कर रही है। जब तक अनुपमा रसोई से फ्री होकर बाहर निकली, तब तक मामा ससुर और मौसी सास का परिवार आ चुका था। उनके लिए चाय नाश्ता बना ही रही थी कि इतने में बुआ सास का परिवार भी आ गया। सबके लिए चाय पकौड़ी बनाकर सर्व की और तैयार होने अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अलका भी आ गई। तब तक राजेश और घनश्याम जी भी घर आ गए। इतने में बबीता जी बोली, बहू फटाफट से केक ले आओ, सब लोग आ चुके हैं तो पहले केक काट लेते हैं। पर उन्होंने एक बार भी अनुपमा के परिवार वाले क्यों नहीं आए यह नहीं पूछा। खैर, अनुपमा को इस चीज की उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, घनश्याम जी और राजेश ने जरूर अनुपमा से पूछा था, तो अनुपमा ने उन्हें तो साफ साफ बता दिया कि उसने फोन ही नहीं किया। यह बात घनश्याम जी और राजेश को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस समय दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। खैर, थोड़ी देर बाद में अलका अच्छे से तैयार होकर आ गई। तब तक अनुपमा भी केक लेकर आ गई। जब अलका ने केक काटा तो सब लोगों ने उसे बधाइयाँ दी। बधाई के साथ साथ सबने अपने अपने लाए हुए गिफ्ट अलका के हाथ में रखे। साथ ही घनश्याम जी और बबीता जी ने एक मोबाइल अलका को गिफ्ट किया तो वह बहुत खुश हो गई। यह सब होने के बाद अनुपमा रसोई की तरफ जाने लगी तो राजेश भी केक उठाकर उसके पीछे पीछे रसोई में जाने लगा। बुआ जी बोली, अरे राजेश, तू कहाँ जा रहा है? सब लोगों ने गिफ्ट दिए तो तुम भाई भाभी की तरफ से गिफ्ट कहाँ है? बुआ जी की बात सुनकर मामी ने भी कहा, अरे हाँ, मुंह छुपाकर कहाँ रसोई में जा रहे हो? एक ही तो बहन है, उसको तो गिफ्ट देना बनता है। मौसी जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह भी बोली, और हर साल तो गिफ्ट देता है, इस साल क्या हो गया? इस साल तो कोई बड़ा गिफ्ट होना चाहिए था, आखिर हर साल अकेला देता है, इस बार तो पत्नी भी साथ है। सबकी बात सुनकर अलका ने भी कहा, भाभी मेरा गिफ्ट कहाँ है? माफ करना अलका, पर मैं तो बहन बेटी को कोई गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ, इसलिए आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाई। मम्मी जी ने मना किया था। अलका ने राजेश की तरफ देखते हुए कहा, भैया मेरा गिफ्ट कहाँ है? अपनी साली को तो सूट दिया था, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। देख लो, बीवी के आने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। अभी तो हम हैं तो यह हाल है, बाद में तो बहन को पूछेंगे भी नहीं। सच है, कल के लड़के बीवी का सिखाया जल्दी सीखते हैं। बबीता जी ने भी तंज कसते हुए कहा, नहीं मम्मी, बीवी ने कुछ नहीं सिखाया, यह तो आपके सिखाए हुए संस्कार हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी वृद्धाश्रम में जाकर रहे, इसलिए अब किसी बहन बेटी को मैं कुछ नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और बबीता जी की तरफ देखने लगे। मैंने कब मना किया तुझे अपनी बहन बेटियों को कुछ देने से? मैंने तो सिर्फ अनुपमा को कहा। कहते कहते बबीता जी रुक गई। मुझे तो मना नहीं किया, लेकिन अनुपमा को तो मना किया था ना। आपने कहा था ना कि यह घर आपका और आपका ही रहेगा, और आपकी मर्जी के बगैर हमने किसी बहन या बेटी को कुछ दिया तो आप वृद्धाश्रम में रहने चली जाएगी। मैं और अनुपमा तो पति पत्नी हैं, मेरी बहन उसकी बहन है, इस नाते से अब मैं अलका को कुछ नहीं दूंगा। बबीता जी सख्ते में आ चुकी थी और घनश्याम जी की तरफ देख रही थी। घनश्याम जी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्र मनाओ, अभी तो सिर्फ देने से मना किया है, यह नहीं कहा कि माँ आप यहाँ रहो, हम लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। तुम खुद इस दिन के लिए जिम्मेदार हो। बबीता जी ने अनुपमा की तरफ देखा तो अनुपमा ने कहा, मम्मी जी मैं क्या बोलूँ, यह तो आप ही के शब्द है। इस कारण से मैं तो अलका के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाई और ना ही राजेश से लाने के लिए कहा। यह सब सुनकर मामा जी बोले, बबीता तुम ऐसी हरकत करोगी इसकी उम्मीद नहीं थी। शायद इसी कारण आज अनुपमा के परिवार वाले यहाँ मौजूद नहीं हैं। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि वृद्धाश्रम छोड़ाओ। अरे जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी जिंदगी क्या होती है तुम्हें क्या पता। बबीता जी नजरें झुकाए खड़ी हुई थी। उन्हें इस तरह खड़ा देखकर घनश्याम जी ने कहा, हमारा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था श्रीमती जी, पर तुम कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए सबके सामने यह सब करना पड़ा। बबीता जी शर्मिंदा थी। उन्होंने अनुपमा और राजेश से गलती की माफ़ी मांगी और खुद राजेश के साथ जाकर सिया और अनुपमा के पापा को घर लेकर आई और बोली, आज से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब से मेरे लिए बहू बेटी दोनों एक समान हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।
धन्यवाद।